इसमें हमने पहले वाला पार्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट पार्ट जो कानपुर कंपनी में काम करता है। अब अपने को इस सवाल में ही आगे का हिस्सा कल छोड़ दिया था, तो वो आप आज पूरा करेंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे और इसके बाद में आप हेडिंग लिखो इसके लिए। थोड़ी संख्या इसमें बढ़ा लेते हैं कॉलम। और हेडिंग लिख दो। कौन सी नौकरी करता है दूसरी है? कानपुर के बाद अलवर। फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अलवर। इस नौकरी की जो सैलरी है और वो सब अपने को कैलकुलेट करने हैं। तो उसमें सबसे पहले देखो, मैं प्रश्न में ले लेता हूँ। इसमें लिखा है ऑन 1 जनवरी 2020 he was appointed in Reliance Industry Limited Alwar, population 16 lakh, at a salary of 2500 रुपये पर मंथ। तो 1 जनवरी को 2500 रुपये की नौकरी पे लगा, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने हो गए। तो 3 महीने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। तो इसे बेसिक सैलरी जो है वो मिली आपके 2500 इंटू 3, 7500। आप इसके नीचे आप चाहें तो लाइन कर दें या इसको पढ़ा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। उसके बाद में आगे लिखता है and 2% commission on sales made by him. The amount of sale affected by him up to 31st March 2020 is 30,000। 30,000 की इसने क्या की थी? सेल्स की थी। तो नंबर 2 लिखें कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स 2% ऑन 30,000, तो 600 रुपये। उसके बाद में आगे लिखता है he has been provided with rent free accommodation for which the employer paid 750 रुपये per month. He contributes 20% of his basic salary to a recognized provident fund to which the company employer's contribution is 14%। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि उसे एक मकान की सुविधा दी गई थी, अनफर्निश्ड जिसको बोलते हैं। उस पे एम्प्लॉयर 750 रुपये पर मंथ पे करता है। तो रेंट पेड इसमें आ गई। तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी दोनों में से जो भी कम हो। और एक और साथ में इसने कहा he contributes 20% of his basic salary to recognized provident fund to which the employer's contribution is 14%। तो जो उसका खुद का परसेंटेज है वो कहता है 20% वो कंट्रीब्यूट करता है, इसका अपने को कुछ नहीं करना है। लेकिन जो नीचे आगे लिखता है 14% कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का है, उसमें 12% टैक्स फ्री होता है, 2% टैक्सेबल हो जाएगा। 2% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीए स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स। आगे he was allowed to use company's car for coming and going from office। तो ये कार तो टैक्स फ्री हो जाएगी, इसका कुछ नहीं है। तो सबसे पहले लिखो इसमें मकान की सुविधा लिख लो। नंबर 3 हाउस। हाउस फैसिलिटी और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट। कितना नंबर होगा? 6। वर्किंग नोट नंबर 6।
यानी इसे अपने को पीछे सॉल्व करना पड़ेगा। ये कल हमने कर लिए थे इतने सारे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट 6, तो सबसे पहले इसमें हाउस फैसिलिटी लिखें। हाउस फैसिलिटी में नियम है ए पॉइंट रेंट पेड। अगर रेंट पे करता है तो रेंट पेड, तो वो इसने 750 रुपये पेमेंट किया पर मंथ से, तो 3 महीने का हो गया 2250। और बी पॉइंट होता है 15% ऑफ सैलरी। इसका संबंध पॉपुलेशन से नहीं होता है। जब रेंट पेड हो तो सीधा ही 15% लिया जाता है। ठीक है, तो वो आपके कितना होता है 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी इज इक्वल टू लिखो बेसिक सैलरी। तो वो आपकी कितनी थी 7500। रिलेवेंट पीरियड लेते हैं ना, ये बात तो आपको बताया हुआ है। फंड अपने हाउस निकाल रहे हैं तो हाउस 3 महीने था, तो सैलरी भी 3 महीने की ही लेनी है। ठीक है ये बात। तो 3 महीने की 7500, कमीशन ऑन सेल्स 600, 3 महीने का, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं। उसके बाद में और कुछ है नहीं। एक चीज और है, वो है पेंशन। ये आप लोग शायद नहीं लिखे होंगे। पेंशन उसे मिल रही थी, नकद प्राप्तियों में पेंशन आएगा, क्योंकि मकान की सुविधा में बेसिक सैलरी, डीए स्टार, टैक्सेबल अलाउंसेज और अन्य मौद्रिक प्राप्तियां आती हैं। तो इस ड्यूरेशन में उसकी सैलरी तो बंद हो गई थी पर पेंशन चालू थी। पेंशन थी इसकी 400 रुपये इंटू 12, कितना होता है 12 इंटू 3, 12 नहीं 3, इसको सही कर लो। 3 महीने पेंशन मिली थी ना, तो वो 3 महीने यहाँ पे लेने, तो कितना होता है 1200। टोटल 7500, 600 और 1200, 9300। तो इस 9300 को यहाँ लेना है। 15% ऑफ 9300 कितना आता है 1300। अच्छा, दोनों में से जो भी कम हो वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। 1395 दोनों में से कम है, तो यहाँ पे ये कम है, तो ये क्या है वैल्यू ऑफ हाउस। वैल्यू ऑफ हाउस जो दोनों में से कम हो, तो कम ये हो गया, ये वैल्यू ऑफ हाउस हो जाएगा। तो इसे मेन सवाल में लिख देते हैं 1395 में 1395। अब फोर्थ पॉइंट है, वो है आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर ओवर 12%। 12% से जो अधिक है वो टैक्सेबल होगा। तो इसमें सैलरी और कमीशन दो चीजें आएंगी। तो सैलरी 3 महीने की इसकी कितनी थी 7500 और कमीशन 600। इसका 2% @2% लेगा, कितना 162 रुपये। इसने कंट्रीब्यूशन 14% किया है क्या? एक मिनट वो लाइन पढ़ लो एक बार। वो लिखता है, मैं पढ़ता हूं, देखो आप सुने इसे। He contributes 20% of basic salary to the recognized fund to which the employers contribute 14%। तो ये जो कर रहा है ना, अंडरलाइन करो, बेसिक सैलरी का कर रहा है, तो यहाँ पे करने का तरीका बदल जाएगा। जब
यहाँ पे तो बेसिक सैलरी और कमीशन दोनों ले रहे हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आपको कैसे करना है वो देखो, ये लिखा हुआ सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट पहले लिख दो, तो 14% बेसिक सैलरी का निकालो। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, 14% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 7,500 का 14% कितना होता है? 1,050। क्लियर? इसमें से लेस करो 12% ऑफ, ये दोनों जोड़े थे ना, 7,500 और 600, कितना होता है ये? हाँ बेटा, 8,100। तो इसका कितना होता है? 972। इसे घटा दो तो 78 रुपीज लेना है। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो 14% है ना, वो केवल बेसिक सैलरी का दे रखा था, बीएस मतलब बेसिक सैलरी, जबकि नियम ये कहता है कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी और कमीशन और इन दोनों और डीए, इन तीनों का लेना होता है। तो ये चीज हम पहले कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 78 टैक्सेबल हो गया। अब और कौन सा पॉइंट बचा? एक पॉइंट प्रश्न में आया था, वो था उसने अपने ही एम्प्लॉयर को वो सारा पैसा लोन में दे दिया था। क्लियर? तो अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होते समय अपना पैसा एम्प्लॉयर को लोन पे दे दे, तो उस पर जो ब्याज मिलता है, इस प्रश्न में हमने कल पढ़ा था कि उसने अपने जितना भी पैसा मिला ना, वो अपने ही मालिक को लोन पे दे दिया था। तो उससे जो ब्याज मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो अदर सोर्सेज में होगा। तो वर्किंग नोट लिख दो उसके लिए, खाली नीचे ही नीचे, वर्किंग नोट 7। यदि कोई कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को ही लोन दे देता है, तो उसका ब्याज, इंटरेस्ट, ओएस अदर सोर्सेज में कर योग्य होगा, सैलरी हेड में नहीं। ओके? तो वो पॉइंट पूरा ही समाप्त हो गया। उसने अपने ही नियोक्ता को पैसे दे दिए अपने सारे के, लोन ले लो, और उससे ब्याज भी ले लिया, तो वो पॉइंट का वर्किंग नोट हो गया। अब अपने इसमें प्रश्न में सारी चीजें आ गई, मेन सवाल में चलते हैं। ये रहा, यहां तक कि टोटल हमने कहा ये ए पार्ट है। अब यहां तक की टोटल और लगा लो, ये बी पार्ट हो जाएगा, 9,573। अब ए और बी दोनों जोड़ लेंगे, टोटल ऑफ ए प्लस बी, दोनों नौकरियां एक साथ आ जाएगी, 1,16,933। इसमें से अपने को दो चीजें डिडक्शन घटानी है, लेस एस डी अंडर सेक्शन 16IA 50,000 घटाना है, और एक अपने इसके प्रोफेशनल टैक्स है, तो प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(1)(1)(1), वो उसने कितना जमा कराया था? 4,000 कराया था ना। अधिकतम छूट 2,500 रुपये मिलती है, तो यहाँ पे लिख दो मैक्सिमम।
2500 रुपये अधिकतम छूट देते हैं। तो टोटल कितना हो गया डिडक्शन? 52,500 घटाने पर टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 64,433। आंसर दिया हुआ है बच्चों? आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने घर पे किया था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती थी। हाँ, वो मैं अंदाज लगा लिया कि गलती तो वही होगी। पेंशन वाला सही कर लिया था। वेरी गुड। ये इतना ही प्रश्न है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 16। ये आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रिटायरमेंट का बड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा, जिसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। रीड करते हैं इसे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री संजय जैन के वेतन से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। इसमें नंबर 1 दे रखा है 1 मई 2009 से वे आर लिमिटेड में कार्य करते हैं। उनको 10,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन और 3,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। आर लिमिटेड में 8 व्यक्ति कार्य करते हैं, यानी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। उनकी 1 फरवरी 2020 को छंटनी के कारण से सेवाएं समाप्त कर दी गई। रिट्रेंचमेंट आप लोगों को एक मैंने सिखाया था, क्षतिपूर्ति, ये नौकरी से हटाना ड्यू टू रिट्रेंचमेंट यानी छंटनी के कारण से, तो वो पॉइंट इसमें आ रहा है। तो नौकरी कब समाप्त कर दी गई? 1 फरवरी 2020 को, यानी जनवरी तक नौकरी करी। जनवरी तक 10 महीने होते हैं, फरवरी और मार्च में उसकी नौकरी नहीं थी। तो इस सवाल में अपना जो क्वेश्चन है वो 10 मंथ के लिए चलेगा, 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ्स के लिए चलेगा। 1 फरवरी 2020 इस कंपनी से पहले वे ए लिमिटेड में कार्य करते थे। पहले की बात बता रहा है, जहां पर उनको 1 लाख रुपए ग्रेच्युटी, 90,000 रुपये एक मुश्त पेंशन, 50,000 रुपये कंपनसेशन और 1,10,000 रुपये उपार्जित अवकाश वेतन प्राप्त हुआ। ये सभी राशियां आयकर से मुक्त थी। तो पहले इसने एक नौकरी की थी, वहां से ये पैसा उसको मिला था और ये सारे कर मुक्त हो गए थे। ये पॉइंट सवाल में कहीं नहीं आएगा क्योंकि पहले मिले थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो हम कैलकुलेट करते तो लिखते ना मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम 20 लाख, तो वो मैक्सिमम में से ये अमाउंट जो पहले कर मुक्त हो चुकी है उसको लेस करना है। लिखते हैं ना, मैक्सिमम 3 लाख लिखा, मैक्सिमम 20 लाख। तो इनकम टैक्स ये कहता है ये जो मैक्सिमम आप लिखते हो ना वो उसके जीवन पर्यंत के लिए है। अगर कोई व्यक्ति 4 बार नौकरी लगा और 4 बार छोड़ा तो उसको जो पैसा मिला तो वो मैक्सिमम उसकी गवर्नमेंट ये कहती है इतनी छूट मिलेगी, तो उसने पहले ये छूट ले चुकी है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट जो कॉलम होता है उसमें से ये लेस कर दी जाएंगी। दैट्स ऑल। आगे देखो, तीसरा पॉइंट, उनको औसत रूप से बिक्री का 10% मासिक कमीशन प्राप्त होता है। कंपनी की गत वर्ष की कुल बिक्री 12 लाख रुपए थी। अंडरलाइन कर लेना 10% मासिक। तो यहां पे आप लोगों को 10 महीने की ही लेनी है, ठीक है ना, ये क्योंकि इसकी ये बिक्री तो कुल वर्ष की है, पूरे साल की दे रखी है, जबकि उसने नौकरी 10 महीने ही करी है, तो कमीशन भी 10 महीने का ही लेना है। आगे, उनके नियोक्ता ने उनको 1.8 लीटर सीसी की एक मोटर कार की सुविधा निजी उपयोग के लिए दी, जिसके समस्त व्यय चालक के वेतन तथा लागत पर 10% हाथ सहित 49,600 रुपये की राशि नियोक्ता द्वारा वहन की गई। तो कार किस उपयोग में थी? केवल पर्सनल यूज के लिए थी।
तो जब पर्सनल यूज होता है तो सारे खर्चे लिए जाते हैं, तो सारे खर्चे इसने पहले से ही दे रखे हैं, जिसमें वो कहता है चालक का वेतन भी है और डेप्रीशिएशन भी है और अन्य खर्चे मिला के टोटल कितना खर्च हुआ, 49,900। तो ये अमाउंट सीधी टैक्सेबल करनी है और इस पॉइंट में कुछ नहीं करना है। समझ में आ गई ये बात? तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, आगे। सेवा समाप्ति पर उनको 4 लाख रुपए उपदान प्राप्त हुआ, ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी अपने को सॉल्व करनी है। उसके बाद में उनको मूल वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन निश्चित की गई, लेकिन उन्होंने पेंशन का 50% भाग के बदले में 1,80,000 रुपए एक मुश्त प्राप्त किया। तो कम्यूटेड करवा लिया, तो मंथली पेंशन भी आ गई और कम्यूटेशन भी हो गया। तो मंथली पेंशन वो कहता है मूल वेतन का 50%। तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, प्रश्न में दे रखी है, 10,000 थी ना। तो उसकी पेंशन कितनी स्वीकृत हुई, उसका 50% यानी 5,000, और उसमें से भी आधा उसने कम्यूटेड करवा लिया। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपना कम्यूटेशन करवाता है तो जितना हिस्सा वो कम्यूटेड करवाता है मंथली पेंशन उतनी और कम हो जाती है। तो 5,000 का भी 50% और कम हो जाएगा, तो मंथली पेंशन उसे 2,500 रुपए मिलेगी। दैट्स ऑल। आगे, उनको सेवा के प्रत्येक वर्ष में 45 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार था। सेवानिवृत्ति के समय 12 माह के उपार्जित अवकाश के बदले में 1,80,000 रुपये प्राप्त हुए। तो अर्न लीव सैलरी का पॉइंट अपने को सॉल्व करना है। ये 45 दिन वाला हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उनको छंटनी की कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके बदले में उन्हें सूचना अवधि का 60,000 रुपये का वेतन और 4,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। नोटिस पीरियड सैलरी दी उसको 60,000 की और 4,50,000 रुपये कंपनसेशन, जो छंटनी पर प्राप्त कंपनसेशन होता है ना, ये वो हो गया ऑन रिट्रेंचमेंट। तो ये पॉइंट हमने पहले कभी नहीं किया है, तो आज ही अपने इसको देखेंगे रिट्रेंचमेंट पे कैसे होता है। ये आपका पॉइंट हुआ। आगे, पॉइंट नंबर 9। नवंबर 2019 में उन्हें डीलक्स एयर भाड़े के बराबर की राशि यानी 50,000 अवकाश यात्रा के रूप में प्राप्त हुई। उनके साथ इस यात्रा में उनकी पत्नी, आश्रित बहन, भतीजी भी थी। यदि वह इकोनॉमी श्रेणी से यात्रा करते तो खर्च की राशि 30,000 होती। अब देखो उसको मिला क्या था, डीलक्स एयर भाड़ा, ठीक है ना, जबकि उसको नियम से कितना मिलता है, इकोनॉमी क्लास। हमने पढ़ा था ना कि इकोनॉमी क्लास लेनी होती है, हवाई जहाज, हवाई यात्रा है, देखो एयर भाड़ा। जबकि रेलवे की प्रथम श्रेणी से यात्रा की जाती तो खर्च की राशि केवल कितनी होती, 20,000 होती। इससे पहले इस सुविधा का उपयोग उन्होंने मार्च 2019 में किया था। उन्होंने यात्रा रेल से की। उन्होंने ये यात्रा किससे की, रेल से। तो जब उसने यात्रा रेल से की तो रेल के हिसाब से उसका खर्चा जो होता है वो ही अलाउड होता है। समझ रहे हो बात? जबकि इसको पैसा मिला किसका है, हवाई जहाज का, वो भी 50,000 रुपये। क्लियर? और रेल में अगर वो कहता है कि प्रथम श्रेणी से करता है तो प्रथम श्रेणी अलाउड होता है, तो 20,000 रुपये खर्च होता है, तो 30,000 उसे एक्स्ट्रा मिल गया। समझ में आती है बात? भाई 4 साल में 2 बार तो कर मुक्त होता है, लेकिन नियमों से कर मुक्त होता है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि उसने रेल फर्स्ट क्लास से यात्रा की, 20,000 खर्च किए, क्लियर, जबकि पैसा कितना ले लिया, 50,000 एयर का ले लिया। तो 30,000 तो सीधा ही टैक्सेबल हो जाएगा जो उसने ज्यादा ले लिया। प्लस इस 20,000 में भी ये जो भतीजी है वो टैक्सेबल हो जाएगी। आश्रित बहन टैक्सेबल नहीं होगी, केवल भतीजी टैक्सेबल होगी। आश्रित शब्द जब लग जाता है तो वो फिर वो उसी का ही हो जाता है। डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि अब उस मतलब बहन के ऊपर और कोई नहीं है, ये ही टेक केयर करने वाला है। समझ गए ये बात? इसका मतलब मूल भाव ये होता है। तो केवल भतीजी का टैक्सेबल इसमें अपने को करना होगा। क्लियर होता है ये? अभी लिखेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। बस ये इतना ही सवाल है, इसको सॉल्व करना है। एक बार आप रीड कर लो इसे।
इसमें देखो सबसे पहले ऊपर हमने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया 10 मंथ। ये 10 मंथ इसलिए लिखा है क्योंकि हमें याद रहे कि हर बार गुणा जो है वो 10 महीने की है, क्योंकि नौकरी इसने क्या करी 10 महीने ही की है। ठीक है ना। नंबर 1 बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी इसको कितनी मिलती है 10,000 रुपये इंटू 10 महीने नौकरी करी 10 मंथ, तो हो गया 1,00,000। नंबर 2 बेसिक सैलरी के बाद में इसको डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो डीए कितना मिलता है इसे 3,000 रुपये पर मंथ। डीए 3,000 इंटू 10 कितना 30,000। उसके बाद में इसे कमीशन ऑन सेल्स ले लो साथ में ही, है ना। तो कमीशन ऑन सेल्स थर्ड पॉइंट। तो उसने सेल्स कितनी करी थी 12 लाख। ये पूरे साल की थी, जबकि इसने तो 10 महीने ही काम किया था। 10/12 इंटू कमीशन कितना है 10%, तो 10% 1,00,000। और पर मंथ अगर बात करें तो 10,000 आ जाएगा। 1,00,000 में अगर हम 10 महीने का भाग दे तो हर महीने उसको कितना मिला 10,000 रुपये। तो आप यहाँ पे नोटिंग में ले लो 10,000 पर मंथ, याद रहेगा। अब उसके बाद में अगला पॉइंट, 3 पॉइंट ही थे इसमें मुख्य रूप से ये तो। अब इसके बाद में जितने भी पॉइंट है ना वो सारे अदर पॉइंट्स हो गए, मूल सैलरी में ये आएंगे। अब एक एक करके आप बताओ कौन कौन सा है। चौथा कार, तो कार तो पर्सनल थी, पर्सनल पे कितना 49,600। तो सारा खर्च आ जाएगा। पर्सनल होता है तो ऑल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में इस पे दिया है कार छोड़ दें तो कार हो गया। सेकंड पॉइंट वैसे ही छोड़ना था। थर्ड पॉइंट था कमीशन, वो ले लिया। फोर्थ पॉइंट था कार का, ले लिया। अब आता है ग्रेचुइटी, है ना। और उसके बाद में पेंशन, हाँ तो ये ले लेते हैं, पेंशन ले लेते हैं पहले। कितना नंबर पॉइंट 9 नंबर नहीं, कौन सा ट्रैवल वाला ही तो, हाँ वो भी ले लेंगे। पहले ये ले लो फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आप ले लो इसकी पेंशन वाला हिसाब कर लेते हैं, पेंशन इजी पड़ता है। तो मंथली पेंशन, तो मंथली पेंशन में बेसिक सैलरी इसकी 10,000 है, ठीक है। इसका 50% इसको मंथली पेंशन मिलता है 5,000, और इसका भी 50% लेना है क्योंकि इसने कम्यूटेशन करवा लिया था 50% के लिए, तो कम हो जाएगा। तो कितना आया 2,500 रुपये आएगा। इसको कितने महीने मिले 2 महीने, तो 5,000 लिख दो। क्योंकि 2 महीने इसलिए क्योंकि फरवरी और मार्च, ठीक है। तो ये आपके इसके पेंशन होगी। जितने महीने सैलरी मिलती है पेंशन नहीं मिलती है, तो 10 महीने तो सैलरी मिली है इससे, तो पेंशन तो 2 महीने मिलेगी ना। नेक्स्ट छठा पॉइंट कम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन इसको कितना मिला है पेंशन, इसे लमसम भी बोलते हैं। वो इसे मिला है कितना 1,80,000। तो इसका नियम होता है ग्रॉस पेंशन निकालना होता है। ये 1,80,000 उसे 50% के लिए मिला है, तो इसका मतलब 100% कितना होता, तो उसको ऐसे लिखेंगे, देख लो 1,80,000 ये कितना है 50% है, तो 100% बनाने के लिए ऊपर तो 100 आ जाएगा और नीचे 50 आ जाएगा, ठीक है। कल भी उल्टा किया था सवाल में, जब हमने किया तब 1/2 था, तो हमने उसे 2/1 किया था ना।
और 50% लिखते हैं तो 50/100 होता है, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 100/50, ठीक है, इनटू ये उसका फुल आ गया। अब नियम ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्रेच्युटी भी मिलती है तो पेंशन का 1/3 कर मुक्त होता है, ठीक। तो 1/3 कर मुक्त होता है तो टैक्सेबल कितना हो जाता है, जो शेष बचा वो। तो अपने तो यहां पे पहले लिखना है 1/3 कितना आता है, तो अंदर यहां पे वापस लिखेंगे कि 1,80,000 तो हो गया रिसीव्ड, उसमें से कर मुक्त कितना आया, ये टैक्स फ्री कितना आया, इसकी कैलकुलेशन 1,20,000 घटा दो, ये टैक्स फ्री है, कितना आया 60,000, ये यहां पे 60,000 लिख दो। यानी आप लोगों को मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करी है कि वर्किंग नोट नहीं बनाए और एक ही लाइन में यहाँ पे सॉल्व कर दे तो भी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। किया वैसे ही है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पेंशन को पहले फुल पेंशन बनाना होता है, जो अपने इसके दे रखी है ना, प्रश्न में लिखा है 50% 1,80,000 है, तो पहले उसे पूरा बनाओ। तो पूरा बनाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो 50% का मतलब 50/100 होता है, उल्टा कर दे तो 100/50 इनटू नियम ये कहता है कि अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 ही कर मुक्त होता है। तो ये जो कॉलम दे रखा है ना, ये टैक्स फ्री का है, किसका है, टैक्स फ्री का। तो टोटल रिसीव्ड उसे हुआ था 1,80,000, जिसमें से टैक्स फ्री है 1,20,000, तो टैक्सेबल कितना हो गया 60,000, बस इतना। आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट 7th पॉइंट। तो पेंशन कंप्लीट कर दिया हमने। अब आगे अपने इसमें दे रखा है लीव ट्रेवल वाला, ले लेते हैं पहले। लीव ट्रेवल कंसेशन, तो उसमें देखो 50,000 रुपए उसे एयर भाड़े के मिले थे, जबकि रेल का होता है 20,000, तो 30,000 तो सीधा टैक्सेबल है, पहली बात। सही है ना भाई, अगर आप यात्रा रेल में करते हो और पैसा आप एयर का लेते हो तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो वैसे ही इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है, तो 30,000 तो टैक्सेबल हो गया। अब नियम से उसे 20,000 मिले थे, उसके बारे में आता है। तो उसमें क्या है, जो उसकी सिस्टर थी ना, वो क्या नाम, भतीजी, तो भतीजी की अमाउंट अपने को और ले लेनी है खाली, ठीक है ना। तो अदर 20,000 रुपए, क्यों 30,000 तो टैक्सेबल कर चुके हैं, अब 20,000 रुपए ही तो बचे हैं। इस 20,000 में बाकी सारा कर मुक्त हो जाएगा, पर एक जो वो भतीजी है उसको मैंने अदर लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ पे भतीजी लिख दें, याद रहेगा। तो उसका टैक्सेबल करना है। तो ये कितने लोग गए थे, 4 लोग गए थे ना, तो 4 में से एक का टैक्सेबल है, तो 1/4 ले लो, 5,000, तो टोटल टैक्सेबल हो जाएगा 35,000, ठीक है ना। ये 15,000 जो खुद का, पत्नी का और आश्रित बहन का जो था वो करमुक्त होगा, क्योंकि 4 सालों में 2 बार करमुक्त होता है, तो 4 सालों में तो एक बार ही गए हैं, तो इनका तो करमुक्त होना ही है, इसलिए ये चीज हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो 8th पॉइंट। अब अपने पॉइंट बचे कौन कौन से हैं, कार हो गया, लीव ट्रेवल हो गया, ग्रेच्युटी, अर्नड लीव सैलरी और रिट्रेंचमेंट, ये 3 पॉइंट रहे हैं। तो पहले ग्रेच्युटी ले लो, वर्किंग नोट नंबर 1, तो वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे ले लो। उन्नीस 1972 लागू नहीं होता, ग्रेच्युटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल हो गया।
तो उसमें हमने ये पॉइंट कर रखा है पहले ग्रेच्युटी के लिए, ए पॉइंट रिसीव्ड, तो इसे कितना पैसा मिला, बी पॉइंट मैक्सिमम 20 लाख। इसमें से जो पहले ले चुका है वो घटा दो, 1 लाख ले चुका है पहले पिछली नौकरी में। बस ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ पे करना होता है, मैक्सिमम में से लेस करना होता है। और तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, वो अपने सर्विस पीरियड है ना, सर नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस पीरियड कंप्लीटेड इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी है या मंथली सैलरी है, एवरेज सैलरी है। तो सर्विस पीरियड कितने साल नौकरी करी इसने, 2009 से 2020 तक कितने साल कितने महीने होते हैं। 2009 में आपकी ये तारीख है 1 मई, तो 2010 मई में इसका होगा 1 साल। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 में 11 होते हैं। क्लियर? ठीक। अब 11 में वापस देखो एक बार दोबारा से, 9 से लेके 10 तक 1, तो 10 को पहला माने, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 कहाँ पर आ गए, मई, और 20 मई, तो 20 मई तो हुआ ही नहीं। कब रिटायर हो गया 20 मई, 1 फरवरी को, तो 10 साल ही तो पूरे हुए, ऊपर वाले महीने तो लेने नहीं ना कंप्लीटेड, तो 10 इयर्स हो गया। सर्विस पीरियड लिखेंगे 10 इयर्स इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी, इसको हर महीने 10,000 ही मिलता है, तो एवरेज सैलरी भी 10,000 ही होगा। जब फिक्स होना तनख्वाह तो वो एवरेज सैलरी हो जाता है। सॉल्व करें। बेसिक सैलरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। बेसिक सैलरी तो 10,000 ठीक है, वो कमीशन भी तो था, वो कितना मिला था, वो भी हमने 10 महीने का एवरेज लिया हुआ है 10,000। ठीक है। बेसिक सैलरी डीए स्टार कमीशन ऑन सेल्स, बेसिक सैलरी प्लस डीए स्टार प्लस कमीशन ऑन सेल्स होता है। इसमें बेसिक सैलरी इसकी ले ली हमने, एवरेज जो है वो है 10,000, डीए सिवा शर्तों में नहीं है नील, और कमीशन 10,000, ये पर मंथ है ना। अब चूंकि पूरे 10 महीनों में यही मिला है 10,000 से, तो एवरेज भी यही बनेगा, तो 10,000 ये और 10,000 ये 20,000 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 20,000 लिख दिया है। अब आप इसे सॉल्व करें, 1 लाख। तो सबसे कम कौन सा हुआ, तीनों में से जो भी कम है वह कर मुक्त होगा, ये टैक्स फ्री है, तो टैक्सेबल बराबर लिखो, टैक्सेबल इज इक्वल टू, मिला था 4 लाख, उसमें से टैक्स फ्री है 1 लाख, तो टैक्सेबल हो गया 3 लाख, ये ग्रेच्युटी हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आसान है। ये पीछे कर रहे हैं इसलिए अपने को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सैलरी का मतलब भी लिख दिया, एवरेज लेना था चूंकि 10 महीने की ही दे रखी है तनख्वाह, हर महीने 10,000 ही थी, तो एवरेज भी 10,000 ही आएगा, जो सही बात है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये अमाउंट पहले ऊपर ले जाओ अपने सवाल में। ग्रेच्युटी कितना रुपए आ गया, 3 लाख। अब आगे नेक्स्ट क्या है ग्रेच्युटी के बाद में, अर्न लीव सैलरी। तो अगला पॉइंट लिखे 9 नंबर, अर्न लीव सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 2। तो अर्न लीव सैलरी में हमने पहले कर रखा है ये भी नियम, वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2।
तो अर्नड सैलरी में ए पॉइंट प्राप्त राशि, ए पॉइंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिला इसे? 1,80,000। बी पॉइंट मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 लाख है क्या इसका? उसमें से पहले कितना ले चुका है ये? 1,10,000 कम कर दो, 1,90,000। ये जो पॉइंट हम लेस कर रहे हैं ये सेकंड पॉइंट जो हमारा था उससे आ रहा है। तीसरा, 10 इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी 20,000 है, अभी निकाली थी ना, 10,000 प्लस 10,000, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। और डी पॉइंट, 1 इंटू सर्विस पीरियड कंप्लीटेड माइनस उपयोग किया गया अवकाश, यूज्ड लीव, ये भी बंद करेंगे, इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी हम निकाल चुके हैं, सर्विस पीरियड कंप्लीटेड 10 है, तो 1 इंटू 10 माइनस यूज्ड छोड़ दो एक बार और एवरेज सैलरी लिख दो 20,000। ये चीजें तो हमारे पास आई हुई है। सैलरी का मतलब ऊपर जो था वही इसमें होता है, ग्रेच्युटी में जो है वही। अब ये यूज्ड लीव कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखेंगे रिसीव्ड, तो 1.5 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, 10 साल तक मिली, 15 महीने मिली। इसमें से सेव्ड या स्लैश करके लिख दे पेड, 12 महीने के उसको पैसा दे दिया, पेड कर दी, तो पीछे कितना हुआ? 3। तो यूज कितनी आ गई? सही बात है, कोई दिक्कत इसमें? ये क्या है? मंथ है, मंथ है, मंथ है। 15 महीने की छुट्टियां मिली थी, 12 महीने का पैसा ले लिया, इसका मतलब छुट्टियां कितने महीने की ली? 3 महीने की, तो यूज्ड हो गया ना, यूज्ड लीव, तो वो आपके यहां पे लिखेंगे लेस 3। तो ये सॉल्यूशन हो गया, 10 में से 3 घट जाएगा, 7, 7 इंटू 20, 1,40,000। तीनों में से जो भी कम है, चारों में से 1,40 कम है, तो ये टैक्स फ्री हो गया, इसको लिख दो टैक्स फ्री। आज और आसान हो गया आप लोगों के लिए। और ये चीज आप समझें, एक चीज पहली बार करते हैं तो वो मुश्किल है, दूसरी बार करते हैं तो आसान हो जाती है, और तीसरी बार करते हैं तो बहुत आसान हो जाती है। आपके सामने है, 1 मिनट भी लगा नहीं, सॉल्व हो गया। इतना बड़ा पॉइंट है, टाइम नहीं लगता है। तो और अब आप सोचो कि अगर आप 5 बार रिवाइज करते हो, 5 टाइम, फिर ये सवाल आराम से हो जाएगा। अब हो गया यहां तक सारा सॉल्व, कोई दिक्कत इसमें? तो टैक्सेबल अमाउंट 1,40,000 थोड़ी है, ये तो टैक्स फ्री है, टैक्सेबल। तो टैक्सेबल में 1,80,000 इसे मिला था, माइनस 1,40,000, 40,000, ये टैक्सेबल लिख दो, मेन सवाल में ले जानी है। तो यहां पे 40,000। अब अगला पॉइंट 10 नंबर, वो अपना कौन सा है? कंपनसेशन और नोटिस पीरियड। तो सबसे पहले तो नोटिस पीरियड सैलरी दे रखा है, देखो, तो ये सैलरी 2 महीने की इसको मिली थी, कितने मिले थे इसको? 60,000 रुपए नहीं मिले थे क्या? तो 60,000 सीधा टैक्सेबल होगा, ये सीधा क्या होता है? टैक्सेबल। नोटिस पीरियड सैलरी सीधी टैक्सेबल होती है, याद रखना है ये नियम। अब 11 नंबर पॉइंट, कंपनसेशन। हेडिंग लिख दे रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट यानी छंटनी, अब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन।
और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट कितना, 3rd। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अपने को कैलकुलेट करना है। इसका रूल आप एक बार जल्दी से देखें। वर्किंग नोट 3rd अपने को बनाना है, छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड, तो इसे कितना पैसा मिला, जल्दी से बोले, 4,50,000 रुपए, ये इसकी रिसीव्ड अमाउंट हो गई। मैक्सिमम 5 लाख होता है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये एक और ये 2। 3rd पॉइंट होता है सर्विस पीरियड 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब अगर 6 महीने से ऊपर नौकरी होगी तो उसमें पूरा साल लेंगे। 15 डेज 15 दिन की सैलरी लेते हैं फॉर द एवरी ईयर। उसके बाद में एवरेज डेली सैलरी, तो डेली सैलरी का मतलब होता है ये रहा यहाँ पे, सैलरी ऑफ 3 मंथ। जिस दिन वो रिटायर होता है ना उससे जस्ट पहले के 3 महीने की सैलरी लेना है, उसमें 91 या 92 का भाग दे दे तो वो एवरेज डेली सैलरी आ जाएगा। 91 होता है 30 प्लस 31 प्लस 30, अगर दिनों का सीक्वेंस ऐसा है तो 91 होता है। और अगर दिनों का सीक्वेंस ऐसा है कि 31 का महीना पहले, फिर 30 का है और फिर 31 का है, तो ये 92 हो जाता है। इसलिए 91 और 92 ये है 3 महीनों की सैलरी। और सैलरी का मतलब ये रहा, बेसिक सैलरी आती है, डीए हमेशा आता है, कमीशन ऑन सेल्स आता है, अदर मॉनेटरी रिसिप्ट्स आती है, अलाउंसेज आता है और ग्रॉस फैसिलिटीज आती है। ये सारी चीज़ें आपके इसमें ली जाती हैं। तो ये यहाँ तक अपना सारा रूल है। अब सर्विस पीरियड इसके कितने हुए इस प्रश्न में देखो, हमने 10 साल निकाले थे लेकिन 6 महीने से ऊपर हो रहा था, निकाले थे ना। तो अपना जो ये नौकरी कब लगा था, मई, तो मई के बाद के कितने महीने हुए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी फरवरी नहीं लेना है, तो 9 महीने, 10 साल 9 महीने हुए थे। तो 10 साल 10 years and 9 month, तो 6 महीने से ऊपर हो गया ना यहाँ पे। तो सर्विस पीरियड इस पॉइंट में अपने को 11 लेना है, इंटू 15 रखना ही है, इंटू अब एवरेज डेली सैलरी चाहिए, तो ये अपने को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो देखो कैसे होगा, एवरेज डेली सैलरी, तो उसमें आपके 3 महीने की बेसिक सैलरी देखो इसमें कितनी है, 10,000 रुपये पर मंथ है ना। तो 10,000 रुपये हो गया बेसिक सैलरी, तो 10,000 इंटू 3 30,000 हो जाएगा। बेसिक सैलरी के बाद में कमीशन कितना है, 10,000 इंटू 3 प्लस ये डीए कितना है, 3,000 इंटू 3, सब में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अब उसके बाद में कार फैसिलिटी है। फैसिलिटी में तो एक केवल कार ही और कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में। तो कार फैसिलिटी में 3 महीने की कैलकुलेट करनी है, तो 49,600 था, इंटू 3/10 हो गया, 12 10 हो गया ना, 10 महीने नौकरी थी यार, कितना आता है वो जो भी आता है, और कुछ इतना ही है इस प्रश्न में, इतना ही है। उसके अलावा तो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, तो केवल इतना ही लिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो इस प्रश्न में पैसे मिले हैं वो सारे के सारे कौन से मिले हैं, रिटायरमेंट के कारण से। ये देखो एक बार बोर्ड पे देख लो, यहाँ पे ये रहे, ये रिटायरमेंट के कारण से मिला है, ये रिटायरमेंट पे मिला है, ये रिटायरमेंट पे मिला है, ये आपके इस फैसिलिटी के पार्ट में नहीं आता है, वो करमुक्त ही होता है, पहले ही कर दिया। ये रिटायरमेंट है पेंशन, ये भी रिटायरमेंट है पेंशन। तो ऊपर 4 पॉइंट ही तो हुए, कौन कौन से, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन और कार, ये 4 पॉइंट ही लेने, और कुछ नहीं लेना है। तो अब अपने चारों पॉइंट आ गए। ये सारे 3 महीने की सैलरी हो गई, डिवाइड में कितने महीने, ये रिटायर कब हुआ था, तो जनवरी का महीना कितने का होता है, 31 का, दिसंबर का
31 का, और उससे पहले नवंबर का 30 का, तो 31 और 30 हो गए, तो 92 से डिवाइड करना है। कितना आता है इसका? इसकी पहले टोटल लगाओ ना, पहले 30,000, 30,000, 60,000 और 9,000, 59,000, और इसका कितना आया था? पूरा टोटल बताओ मुझे। 83,880, ये ऊपर वाली क्या आया? डिवाइड बाई 92, 912 रुपए। पॉइंट में भी कुछ आएगा? 73 आ रहा है, 911.73, यही रखना है, ठीक है। 911.73 राउंड बाद में हो जाएगा, अभी तो कैलकुलेशन चल रही है ना, राउंड लास्ट में कर लेंगे। तो ये डिवाइड करने से एवरेज डेली सैलरी 911.73 आ गई है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसे आगे सवाल में ले जाओ। 911.73 ये रहा, इस जगह पे लिखना है इसको 911.73। अब आप इसे सॉल्व करें, अमाउंट बताइए कितना आता है। $1,50,436 कर दो। अब इसे यहां पे ऊपर बढ़ा दो, तो ये तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए। तीनों में सबसे कम कौन सा है? ये 4.5 है, ये 5 है, और ये यही है ना सबसे कम। ये लिख दो टैक्स फ्री। जो सबसे कम है वो टैक्स फ्री होगा। विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड होता है, नियम ये है। तो टैक्सेबल कितना है? तो 4,50,000 में से ये कर मुक्त लेस कर देंगे, तो मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं टैक्सेबल। ऊपर नोट कर लिया था ना, 4,50,000 रिसीव हुआ, उसमें से एग्जम्प्टेड 1,50,436। घटाओ कितना आता है? 2,99,564। इसे मेन सवाल में ले जाएं, ये टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये रहा अपना सवाल, लिखो 2,99,564। सारे पॉइंट आ गए मेरे हिसाब से। काउंट करो कितने हैं। 11 पॉइंट आ गए। चलो टोटल लगाओ यहाँ पे। 10 लाख 79,164। ये आपके हो गया ग्रॉस सैलरी लेस SD स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। तो 50,000 रुपए इसके लेस कर देंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 10,29,164 टैक्सेबल। ये आपकी सारी गणित परफेक्ट आएगी, तब जाके सेट बैठेगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो आज की क्लास में हमने पिछला क्वेश्चन जो था 16, उसका आधा हिस्सा किया, और 8वां क्वेश्चन कंप्लीट किया, एक बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।